लीजिए सुनिए। देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भूतनाथ और देवी सिंह को कई आदमियों ने पीछे से पकड़कर अपने काबू में कर लिया और उसी समय एक आदमी ने किसी विचित्र भाषा में पुकार कर कुछ कहा, जिसे सुनते ही वे दोनों औरतें अर्थात चंपा तथा भूतनाथ की स्त्री चिराग फेंक फेंक कर पीछे की ओर लौट गई। अंधकार के कारण कुछ मालूम न हुआ कि वे दोनों कहाँ गए। हाँ, भूतनाथ और देवी सिंह को इतना मालूम हो गया कि उन्हें गिरफ्तार करने वाले भी सब नकाबपोश हैं। भूतनाथ की तरह देवी सिंह भी सूरत बदलकर अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए थे। गिरफ्तार हो जाने के बाद भूतनाथ और देवी सिंह दोनों एक साथ कर दिए गए और दोनों ही को लिए हुए वे सब बीच वाले बंगले की तरफ रवाना हुए। यद्यपि अंधकार के अतिरिक्त सूरत बदलने और नकाब डाले रहने के सबब एक का दूसरे को पहचानना कठिन था, तथापि अंदाज ही से एक दूसरे ने जान लिया और शर्मिंदगी के साथ धीरे धीरे उस बंगले की तरफ जाने लगे। जब बंगले के पास पहुंचे तो आगे वाले दालान में, जहां 2 चिरागों की रोशनी थी, 3 आदमियों को हाथ में नंगी तलवारें लिए पहरा देते देखा। वहां पहुंचने पर हमारे दोनों अय्यारों को मालूम हुआ कि उन्हें गिरफ्तार करने वाली गिनती में 8 से ज्यादा नहीं है। उस समय देवी सिंह और भूतनाथ के दिल में थोड़ी देर के लिए ये बात पैदा हुई कि केवल 8 आदमियों से हमें गिरफ्तार हो जाना उचित न था, और अगर हम चाहते तो इन लोगों से अपने को बचा ही लेते। मगर उन दोनों का ये विचार तुरंत ही जाता रहा जब उन्होंने कुछ कमोबेश ये सोचा कि अगर हम इन लोगों से अपने को बचा लेते तो क्या होता, क्योंकि यहां से निकलकर भाग जाना कठिन था, और अगर भाग भी जाते तो जिस काम के लिए आए उससे हाथ धो बैठते। अतः जो होगा देखा जाएगा। इस दालान के अंदर जाने के लिए दरवाजा था और उसके आगे लाल रंग का रेशमी पर्दा लटक रहा था। दीवार, छत इत्यादि सब रंगीन बने हुए थे और उन पर बनी हुई तरह तरह की तस्वीरें अपनी खूबी और खूबसूरती के सबब देखने वालों का दिल खींच लेती थीं। परंतु इस समय उन पर भरपूर और बारीक निगाह डालना हमारे अय्यारों के लिए कठिन था, इसलिए हम भी उनका हाल बयान नहीं कर सकते। जो लोग दोनों अय्यारों को गिरफ्तार कर लाए थे, उनमें से एक आदमी पर्दा उठाकर बंगले के अंदर चला गया और चौथाई घड़ी के बाद लौट आकर अपने साथियों से बोला, इन दोनों महाशयों को सरदार के सामने ले चलो और एक आदमी जाकर इनके लिए हथकड़ी बेड़ी भी ले आओ। कदाचित हमारे सरदार इन दोनों के लिए कैद खाने का हुक्म दे। अतः एक आदमी हथकड़ी बेड़ी लाने के लिए चला गया और वे सब देवी सिंह और भूतनाथ को लिए हुए बंगले की तरफ रवाना हुए। ये बंगला बाहर से जैसा सादा और मामूली ढंग का मालूम होता था, वैसा अंदर से नहीं था। जूता उतारकर चौखट के अंदर पैर रखते ही हमारे दोनों अय्यार ताज्जुब के साथ चारों तरफ देखने लगे और फौरन ही समझ गए कि इसके अंदर रहने वाला या इसका मालिक कोई साधारण आदमी नहीं है। देवी सिंह के लिए ये बात सबसे ज्यादा ताज्जुब की थी और इसीलिए उनके दिल में घड़ी घड़ी ये बात पैदा होती थी कि ये स्थान हमारे इलाके में होने पर भी अफसोस और ताज्जुब की बात है कि इतने दिनों तक हम लोगों को इसका पता न लगा। पर्दा उठाकर अंदर जाने पर हमारे दोनों अय्यारों ने अपने को एक गोल कमरे में पाया, जिसकी छत भी गोल और गुंबददार थी और उसमें बहुत सी बिल्लौरी हांडियां, जिनमें इस समय मोमबत्तियां जल रही थीं, कायदे और मौके के साथ लटक रही थीं। दीवारों पर खूबसूरत जंगलों और पहाड़ों की तस्वीरें निहायत खूबी के साथ बनी थी, जो इस जगह की ज्यादा रोशनी के सबब साफ मालूम होती थी और यही जान पड़ता था कि अभी ताजा बनकर तैयार हुई हैं। इन तस्वीरों में अकस्मात देवी सिंह और भूतनाथ ने रोहतासगढ़ के पहाड़ और किले की भी तस्वीर देखी, जिसके सबब से और तस्वीरों को भी गौर से देखने का शौक इन्हें हुआ, मगर ठहरने की मोहलत न मिलने के सबब से लाचार थे। वहां की जमीन पर सुर्ख मखमली मुलायम गद्दा बिछा हुआ था और सदर दरवाजे के अतिरिक्त और भी 3 दरवाजे नजर आ रहे थे, जिन पर बेशकीमत किमखाब के पर्दे पड़े हुए थे और उनमें मोतियों की झालरें लटक रही थीं। हमारे दोनों अय्यारों को दाहिने तरफ वाले दरवाजे के अंदर जाना पड़ा, जहां गली के ढंग पर रास्ता घूमा हुआ था। इस रास्ते में भी मखमली गद्दा बिछा हुआ था। दोनों तरफ की दीवारें साफ और चिकनी थी तथा छत के सहारे एक बिल्लौरी कंदील लटक रही थी, जिसकी रोशनी इस 7-8 हाथ लंबी गली के लिए काफी थी। इस गली को पार करके ये दोनों एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचाए गए।
जिसकी सजावट और खूबी ने उन्हें ताज्जुब में डाल दिया और वे हैरत की निगाह से चारों तरफ देखने लगे। जंगल, मैदान, पहाड़, खोह, दर्रे, झरने, शिकारगाह तथा शहर पनाह, किले, मोर्चे आदि और लड़ाई इत्यादि की तस्वीरें चारों तरफ दीवार में इस खूबी और सफाई के साथ बनी हुई थी कि देखने वाला ये कह सकता था कि बस इससे ज्यादा कारीगरी और सफाई का काम मुसव्वर कर ही नहीं सकता। छत पर हर तरह की चिड़ियों और उनके पीछे झपटते हुए बाज, बहरी इत्यादि शिकारी परिंदों की तस्वीरें बनी हुई थी, जो दीवारगीरों और कंदीलों की तेज रोशनी के सबब बहुत साफ दिखाई दे रही थी। जमीन पर साफ सुथरा फर्श बिछा हुआ था और सामने की तरफ हाथ भर ऊंची गद्दी पर दो नकाबपोश तथा गद्दी के नीचे और कई आदमी अदब के साथ बैठे हुए थे, मगर उनमें से ऐसा कोई भी न था जिसके चेहरे पर नकाब न हो। देवी सिंह और भूतनाथ को उम्मीद थी कि हम उन्हीं दोनों नकाबपोशों को उसी ढंग की पोशाक में देखेंगे जिन्हें कई दफा देख चुके हैं, मगर यहां उसके विपरीत देखने में आया। इस बात का निश्चय तो नहीं हो सकता था कि इस नकाब के अंदर वही सूरत छिपी हुई है या कोई और, लेकिन पोशाक और आवाज यही प्रकट करती थी कि वे दोनों कोई दूसरे ही हैं। मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि इन दोनों की पोशाक उन नकाबपोशों से कहीं बढ़ चढ़ के थी जिन्हें भूतनाथ और देवी सिंह देख चुके थे। जब देवी सिंह और भूतनाथ उन दोनों नकाबपोशों के सामने खड़े हुए तो उन दोनों में से एक ने अपने आदमियों से पूछा, ये दोनों कौन है जिन्हें गिरफ्तार कर लाए हो? एक, जी इनमें से एक, हाथ का इशारा करके, राजा बीरेंद्र सिंह के अय्यार देवी सिंह हैं, और ये वही मशहूर भूतनाथ हैं जिसका मुकदमा आजकल राजा बीरेंद्र सिंह के दरबार में पेश है। नकाबपोश ताज्जुब से, हाँ, अच्छा तो ये दोनों यहां क्यों आए हैं? अपनी मर्जी से आए हैं या तुम लोग जबरदस्ती गिरफ्तार कर लाए हो? वही आदमी, इस हाथे के अंदर तो ये दोनों आदमी अपनी मर्जी से आए थे, मगर यहां हम लोग गिरफ्तार करके लाए हैं। नकाबपोश कुछ कड़ी आवाज में, गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी? किस तरह मालूम हुआ कि ये दोनों यहां बदनीयती के साथ आए? क्या इन दोनों ने तुम लोगों से कुछ हुज्जत की थी? वही आदमी, जी हुज्जत तो किसी से न की, मगर छिप छिप कर आने और पेड़ की आड़ में खड़े होकर ताक झांक करने से मालूम हुआ कि इन दोनों की नीयत अच्छी नहीं है, इसीलिए गिरफ्तार कर लिए गए। नकाबपोश, इतने बड़े प्रतापी राजा बीरेंद्र सिंह के ऐसे नामी अय्यार के साथ केवल इतनी बात पर इस तरह का बर्ताव करना तुम लोगों को उचित न था। कदाचित ये हम लोगों से मिलने के लिए आए हो। हाँ, अगर केवल भूतनाथ के साथ ऐसा बर्ताव होता तो ज्यादा रंज की बात न थी। यद्यपि नकाबपोश की आखिरी बात भूतनाथ को कुछ बुरी मालूम हुई, मगर कर ही क्या सकता था। साथ ही इसके ये भी देख रहा था कि नकाबपोश भलमनसी और सभ्यता के साथ बातें कर रहा है, जिसकी उम्मीद यहां आने के पहले कदापि न थी। अतः जब नकाबपोश अपनी बात पूरी कर चुका तो इसके पहले कि उसका नौकर कुछ जवाब दे, भूतनाथ बोल उठा, कृपा निधान, हम लोग यहां किसी बुरी नीयत से नहीं आए हैं। ना तो चोरी करने का इरादा है और ना किसी को तकलीफ देने का। मैं केवल अपनी स्त्री का पता लगाने के लिए यहां आया हूं, क्योंकि मेरे जासूसों ने मेरी स्त्री के यहां होने की मुझे इत्तला दी थी। नकाबपोश मुस्कुराकर, शायद ऐसा ही हो, मगर मेरा ख्याल कुछ दूसरा ही है। मेरा दिल कह रहा है कि तुम लोग उन दोनों नकाबपोशों का असल हाल जानने के लिए यहां आए हो जो राजा साहब के दरबार में जाकर अपने विचित्र कामों से लोगों को ताज्जुब में डाल रहे हैं। मगर साथ ही इसके इस बात को भी समझ लो कि ये मकान उन दोनों नकाबपोशों का नहीं है बल्कि हमारा है। उनके मकान में जाने का रास्ता तुम उस सुरंग के अंदर ही छोड़ आए जिसे तय करके यहां आए हो, अर्थात हमारे और उनके मकान का रास्ता बाहर से तो एक ही है, मगर सुरंग के अंदर आकर दो हो गया है। खैर, जो कुछ हो, हम इस बारे में ज्यादा बातचीत करना उचित नहीं समझते और न तुम लोगों को कुछ तकलीफ ही देना चाहते हैं, बल्कि अपना मेहमान समझकर कहते हैं कि अब आ गए हो तो रात भर कुटिया में आराम करो, सवेरा होने पर जहां इच्छा हो चले जाना। गद्दी के नीचे बैठे हुए एक नकाबपोश की तरफ देख के, ये काम तुम्हारे सुपुर्द किया जाता है। इन्हें खिला पिलाकर ऊपर वाली मंजिल में सोने की जगह दो और सुबह को इन्हें खोह के बाहर पहुंचा दो। इतना कहकर वो नकाबपोश उठ खड़ा हुआ और उसका साथी दूसरा नकाबपोश भी जाने के लिए तैयार हो गया। जिस जगह इन नकाबपोशों की गद्दी लगी हुई थी उस गद्दी के पीछे दीवार में एक दरवाजा था जिस पर पर्दा लटक रहा था। दोनों नकाबपोश पर्दा उठाकर अंदर चले गए और ये छोटा सा दरबार बर्खास्त हुआ।
गद्दी के नीचे बैठने वाले मुसाहिब, दरबारी या नौकर, जो भी कोई हो, उठ खड़े हुए और उस आदमी ने, जिसे दोनों अय्यारों की मेहमानी का हुक्म हुआ था, देवी सिंह और भूतनाथ की तरफ देखकर कहा, आप लोग मेहरबानी करके मेरे साथ आइए और ऊपर की मंजिल में चलिए। भूतनाथ और देवी सिंह भी कुछ उज्र न करके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो गए। नकाबपोश की बातों ने भूतनाथ और देवी सिंह दोनों ही को ताज्जुब में डाल दिया। भूतनाथ ने नकाबपोश से कहा कि मैं अपनी स्त्री की खोज में यहां आया हूं, मगर बहुत कुछ कह जाने पर भी नकाबपोश ने भूतनाथ की इस बात का कोई जवाब न दिया, और ऐसा करना भूतनाथ के दिल में खुटका पैदा करने के लिए कम नहीं था। भूतनाथ को निश्चय हो गया कि उसकी स्त्री यहां है और अवश्य है। उसने सोचा कि जो नकाबपोश राजा बीरेंद्र सिंह के दरबार में पहुंचकर बड़ी बड़ी गुप्त बातें इस अनूठे ढंग से खोलते हैं, उनके घर में यदि मैं अपनी स्त्री को देखूं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे देवी सिंह ने तो एक शब्द भी मुंह से निकालना पसंद न किया। ना मालूम इसका सबब क्या था और वे क्या सोच रहे थे, मगर कम से कम इस बात की शर्म तो उनको जरूरी ही थी कि वे यहां आने के साथ गिरफ्तार हो गए। ये तो नकाबपोशों की मेहरबानी थी कि हथकड़ी और बेड़ी से उनकी खातिर न की गई। वो नकाबपोश कई रास्तों से घुमाता फिराता भूतनाथ और देवी सिंह को ऊपर वाली मंजिल में ले गया। जो लोग इन दोनों को गिरफ्तार कर लाए थे वे भी उनके साथ गए। जिस कमरे में भूतनाथ और देवी सिंह पहुंचाए गए वो यद्यपि बहुत बड़ा न था, मगर जरूरी और मामूली ढंग के सामान से सजाया हुआ था। कंदील की रोशनी हो रही थी, जमीन पर साफ सुथरा फर्श बिछा था और कई तकिए भी रखे हुए थे। एक संगमरमर की छोटी चौकी बीच में रखी हुई थी और किनारे दो सुंदर पलंग आराम के लिए बिछे हुए थे। भूतनाथ और देवी सिंह को खाने पीने के लिए कई दफा कहा गया, मगर उन दोनों ने इनकार किया। अतः लाचार होकर नकाबपोशों ने उन दोनों को आराम करने के लिए उसी जगह छोड़ा और स्वयं उन आदमियों को, जो दोनों अय्यारों को गिरफ्तार कर लाए थे, साथ लिए हुए वहां से चला गया। जाते समय ये लोग बाहर से दरवाजे की जंजीर बंद करते गए और इस कमरे में भूतनाथ और देवी सिंह अकेले रह गए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।